हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल माइंड में। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। हिंदी भाषा का टॉपिक चल रहा है हमारा सर्वनाम, और इसके आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, तो और आपको ज़्यादा समझ आएगा कि सर्वनाम क्या होता है। देखिएगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, सर्वनाम। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने जो भी 10th में, 12th में या 6th में, 7th 8th में कुछ ना कुछ तो एकेडमिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपने अपनी एकेडमिक्स नियर अबाउट लगभग पूरी कर ली होंगी। तो एकेडमिक्स में आपने कुछ तो पढ़ा होगा कि सर्वनाम क्या होता है। तो पहले आप लोग बताएं, आप अपने अपने कमेंट करें, जो भी आप जानते हैं सर्वनाम के बारे में वो बताएं। बाकी तो हम बताएंगे ही, सर्वनाम क्या है, परिभाषा बताएंगे, उसके यूसेज क्या है वो बताएंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है, कितने टाइप के होते हैं सर्वनाम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप लोग अपने थॉट्स, अपने विचार बताइएगा कि आप क्या जानते हैं सर्वनाम के बारे में। चलिए तो आप लोग साथ के साथ अपने कमेंट करते जाइएगा और बताते जाइएगा कि सर्वनाम क्या है। देखिए, सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? सर्वनाम का मीनिंग होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अगर बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो आप बस ये एक वर्ड याद रख सकते हैं सर्वनाम के बारे में, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। किसके स्थान पर आने वाले शब्द? देखो, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी हैं? एक अच्छे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी है। वह भारत देश के लिए, भारत देश के लिए कई खिताब जीत चुके हैं। कई खिताब जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। उन्होंने उन्होंने दुनिया में उन्होंने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। ऊंचा किया है। अब यहां पर जो सचिन तेंदुलकर नाम लिखे गए, यहां पर ये तो संज्ञा की तरह प्रयोग किए गए। किसकी तरह प्रयोग किया गया है? संज्ञा की तरह। अब यहां पर जो दूसरी लाइन में वह लिखा हुआ है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। अब यहां पर जो शब्द वह लिखा हुआ है, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? सचिन तेंदुलकर के लिए प्रयोग किया गया। बस यही तो लिखा है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। किसके स्थान पर आने वाले शब्द? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर देखिए, यहां पर वह, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने भारत देश के लिए कई खिताब जीते हैं। सचिन तेंदुलकर दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। अब यहां पर बार बार सचिन तेंदुलकर लिखते तो अच्छा नहीं लगता, तो सचिन तेंदुलकर की जगह हमने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? वह शब्द का प्रयोग किया है। किसका शब्द? किस शब्द का प्रयोग किया है? वह शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर की जगह पर जो वह शब्द का प्रयोग किया गया, या इनके लिए क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। और देखिएगा सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्वनाम में कितने शब्द आ जाते हैं? दो शब्द। एक शब्द है सर्व और दूसरा शब्द है नाम। क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम। सर्व प्लस नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सभी नाम के स्थान पर उपयुक्त हो जाए। किसके नाम पर? सभी नाम के स्थान पर। चाहे हमने एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर लिया था, उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? उनके लिए भी हमने क्या यूज किया? वह यूज किया। कौन सा शब्द का प्रयोग किया? वह शब्द का प्रयोग किया। चाहे मान लीजिए हम विराट कोहली लिख लेते, क्या लिख लेते? विराट कोहली लिख लेते, तो भी हम उनकी जगह पर किस शब्द का प्रयोग करते? वह प्रोनाउन का ही प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? वह प्रोनाउन का ही प्रयोग करते। चाहे हम महेंद्र सिंह धोनी लिख लें, किसका नाम लिख लें? महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिख लें। महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिख लें, तो इनकी जगह भी हम किस शब्द का प्रयोग करते? वह शब्द का प्रयोग करते। किसका शब्द का? तो ये जो वह शब्द प्रयोग किया जा रहा है, एक बार सचिन तेंदुलकर के लिए भी हमने वह का प्रयोग किया, विराट कोहली के लिए भी हमने वह का प्रयोग किया, महेंद्र सिंह धोनी के नाम के लिए भी हमने वह शब्द का प्रयोग किया। ये जो वह शब्द है,
ये जो वह शब्द है, यही वो शब्द हैं जो सर्वनाम है। सर्वनाम क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर। आपने पढ़ा था कि जो संज्ञा होते हैं देखिएगा, हमने पढ़ा था जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? संज्ञा जो होते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है। अब आप बताइए, संज्ञा जो है वो सर्वनाम के लिए, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? सर्वनाम के लिए आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर्वनाम भी व्यक्ति के लिए आएंगे, सर्वनाम भी वस्तु के लिए आएंगे, सर्वनाम भी स्थान के लिए आएंगे। क्योंकि जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जहां जहां भी संज्ञा होगी, संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को कह सकते हैं तो वहां पर भी हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे व्यक्ति के लिए। संज्ञा किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो जो संज्ञा किसी वस्तु का नाम हो सकता है उसके लिए भी हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जो संज्ञा किसी स्थान का नाम हो सकता है उसके लिए भी हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है संज्ञा जहां जहां भी प्रयोग की जा सकती है, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो लगभग जहां जहां संज्ञा का प्रयोग किया जाता है वहीं वहीं सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये लिखा है, सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत अब कौन कौन से सर्वनाम हो सकते हैं, कुछ नाम याद कर लीजिएगा, आगे हम इनका और डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे सर्वनाम के लिए मैं का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जैसे सर्वनाम में हम तुम का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम में तुम्हारा का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम में आप का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से कुछ एक वचन होंगे, कुछ बहुवचन होंगे। क्या होंगे? कुछ एक वचन के लिए प्रयोग किए जाएंगे, कुछ बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। किसके लिए? बहुवचन के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे। तो इसी में से जैसे आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि। हम, हमारा आदि, ये शब्द जो होते हैं इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इन्हीं सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग आगे सीखेंगे। मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि, इन शब्दों का हम प्रयोग सीखेंगे। किसके लिए? कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कैसे और कहां पर करते हैं। देखिएगा, एक भाषाविद है कामता प्रसाद गुरुजी। ये लोग जो भी चीजें बोलते हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग भाषाविद माने जाते हैं। यानी इन्होंने हिंदी का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। तो इसलिए इनके अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। अभी देखिए, हमने पीछे एक वर्ड आपको बताया था, अव्यय। क्या बताया था? अव्यय। अव्यय जो होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये बात हमने आपको पीछे बताई भी थी। ध्यान से हमने आपको बताया था, इसका बार बार प्रयोग किया। लेकिन विकारी का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। अव्यय आप ऐसे याद करो, अगर आपको याद करने हैं, अव्यय, अव्यय, आ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्चा ना किया जा सके, जो परिवर्तित नहीं हो, और विकारी, विकारी जिसको बदला जा सके। क्या किया जा सके? जिसको परिवर्तित किया जा सके, बदला जा सके। ये ध्यान रखना है, ये शब्द बहुत काम आने वाले हैं, इनको याद रखिएगा। विकारी मतलब परिवर्तित। अव्यय की जगह, विकारी की जगह अविकारी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अविकारी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो विकारी और अव्यय लगभग एक ही चीज है। अव्यय भी चेंज नहीं होते और अविकारी भी उन्हीं शब्द को कहा जाता है जो अव्यय होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। तो विकारी याद रखिएगा, विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन किया, शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जो पहले से संज्ञा प्रयोग की गई है उसके लिए वो शब्द बदले में आते हैं। किसके बदले में आते हैं? जैसे मैं बोलने वाले के लिए, तू सुनने वाले के लिए, और यह निकटवर्ती वस्तु, वह दूरवर्ती वस्तु के लिए। तो ये हमें याद रखना है कि जो मैं होता है, मैं हमेशा प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है? मैं जो होता है उसका प्रयोग प्रथम पुरुष के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रथम पुरुष के लिए किया जाता है। और
प्रथम पुरुष जो होते हैं वही बोलने वाले होते हैं। क्या होते हैं? बोलने वाले। जो सुनने वाले होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? जो सुनने वाले होते हैं उनको मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष में तुम आता है। क्या आता है? तुम आता है। अब इसको सम्मान से बोलना है तो आप बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं? सम्मान से बोलने के लिए हम इसी शब्द के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें किसी निकटवर्ती चीज के बारे में अध्ययन करना है, बताना है, तो हम वहां पर क्या प्रयोग करते हैं? यह वस्तु। क्या बोलते हैं? यह वस्तु। जैसे हमने कहा यह पेन मेरा है। यह पेन मेरा है मतलब ये मेरे पास है। वह पेन आपका है। वह पेन जो दूर रखा हुआ है वह पेन आपका है। यह पेन मेरा है। तो यह निकटवर्ती के लिए होता है और वह दूरवर्ती, दूर की चीजों को। सर्वनाम की उपयोगिता। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए था कि सर्वनाम की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर सर्वनाम नहीं होते तो क्या नुकसान होता, या है तो क्या फायदा है? तो इससे आपको पता चलेगा कि सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, सर्वनाम हमारे लिए कितना उपयोगी है, सर्वनाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सर्वनाम के होने से फायदा क्या है, और अगर सर्वनाम नहीं होता तो उससे हमारा नुकसान क्या होता। देखिएगा, सर्वनाम भाषा को सहज बना देता है, सुंदर बना देता है और सुविधाजनक बना देता है। अगर ये सर्वनाम नहीं होता तो हमारी भाषा सहज नहीं हो पाती, हमारी भाषा सुंदर नहीं हो पाती, हमारी भाषा सुविधाजनक नहीं हो पाती। यही उपयोग है सर्वनाम का। उदाहरण के लिए सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति देखिए। एक उदाहरण लिया गया है। क्या लिया गया है? एक उदाहरण लिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अब आप इसको देखिएगा ध्यान से। मोहिनी स्कूल गई है। यहां पर संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है। क्या? मोहिनी। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? मोहिनी। आगे देखिएगा, स्कूल से आते ही मोहिनी मोहिनी के सखी के साथ घर जाएगी। जो मोहिनी है वो मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। देखिए ये पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि सर्वनाम कितना जरूरी है, सर्वनाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मोहिनी मोहिनी का और सखी सखी का काम करेगी। मोहिनी मोहिनी का काम करेगी, सखी सखी का काम करेगी। अटपटा लग रहा है पढ़ने में? यही उद्देश्य है, आपको इससे पता चलेगा कि हमारे लिए सर्वनाम कितना जरूरी है। फिर मोहिनी और सखी खेलेंगी। कौन खेलेगा? तब मोहिनी घर लौटेगी। आप देखेंगे इन वाक्यों में, इस पैराग्राफ में, इस उदाहरण में मोहिनी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मोहिनी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। देखिए, जब रेपिटिशन होती है, संज्ञा को बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य जो है अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है, उसको देखने में, पढ़ने में भी अटपटा लगता है। देखिए ये बात आगे लिखी गई है। यहां वाक्य कितना अटपटा, अनगढ़ और अव्यवस्थित है। अनगढ़ लग रहा है ना, बार बार मोहिनी शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? यहां पर देखिएगा, मोहिनी स्कूल गई, स्कूल से आते ही मोहिनी ने मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। फिर मोहिनी मोहिनी और सखी सखी का काम करेगी। ऐसे लग रहा है कोई कविता चल रही है ना, सूरदास जी की। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या दिखाया गया है कि जो सर्वनाम है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन भी हमने आपसे यही कहा था कि अगर सर्वनाम नहीं होते, सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो सेंटेंस कैसा लगता, वाक्य कैसे लगते। अब देखिएगा, इसको ठीक करके लिखा गया है। अब सर्वनाम से युक्त वाक्य देखिए, इसमें सर्वनाम डाल दिया गया है। जहां पर भी मोहिनी लिखा गया था, जहां पर भी मोहिनी लिखा गया था, अब मोहिनी की जगह क्या लिख दिया जाएगा? वह शब्द लिख दिया जाएगा, वह सर्वनाम लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? वह सर्वनाम लिख दिया जाएगा। मोहिनी स्कूल गई है, वहां से आते ही वह कौन? मोहिनी। पिछले वाक्य में, इसमें जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया था तो मोहिनी लिखा हुआ था। अपनी सखी के साथ उसके घर जाएगी। अब यहां पर देखो, सखी के साथ उसके घर जाएगी मतलब सखी के घर जाएगी। किसके घर जाएगी? सखी के घर जाएगी। फिर दोनों अपना काम करेंगी, अपना अपना काम करेंगी। अब यहां पर पहले मोहिनी लिखा था। क्या लिखा था? मोहिनी लिखा था। और यहां पर सखी लिखा था। क्या लिखा था? सखी लिखा था। फिर दोनों खेलेंगी। अब यहां पर फिर दोनों की जगह मोहिनी और सखी दोनों लिखा हुआ था। तब मोहिनी घर लौटेगी, तब वह। अब यहां पर क्लियर कर दिया गया, तब वह घर लौटेगी। अगर यहां पर हम वह लिख देते तो आपको पता नहीं चलेगा ये वह जो है मोहिनी के लिए आया है या
मोहिनी के लिए आया है या सखी के लिए आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्लियर करना पड़ा कि ये जो है वो मोहिनी घर लौटेगी, क्योंकि मोहिनी ही घर गई थी सखी के, तो मोहिनी वापस आएगी। अगर यहाँ पर मोहिनी ना लिखकर वह लिख दिया जाता तो ये पता नहीं चलेगा वह किसके लिए, क्योंकि वह मोहिनी के लिए भी यूज हो सकता है और वह सखी के लिए भी यूज हो सकता है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग करना वाक्य में कितना जरूरी है। जब तक हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कोई भी वाक्य बहुत ही अनगढ़ लगेगा, बहुत ही अटपटा लगेगा, और ऐसी आदत नहीं होती है, भाषा सुंदर नहीं लगेगी, बहुत ही पढ़ने में बार बार दिक्कत होगी। इसलिए अब आप देख सकते हैं, दोनों की तुलना कर सकते हैं कि जो पीछे सेंटेंस आपने पढ़ा था यह मोहिनी वाला, और इसमें क्या अंतर हो गया है। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? अब देखिएगा, सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम में मूल सर्वनाम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मूल सर्वनाम की बात चल रही है। तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, जैसे एक लिखा है मैं, फिर लिखा है नंबर 1 वह, नंबर 2 वह, नंबर 3 क्या, नंबर 4 तू, नंबर 5 जो, नंबर 6 कोई, नंबर 7 आप, नंबर 8 सो, नंबर 9 कुछ, नंबर 10 यह, नंबर 11 कौन। ये 11 सर्वनाम होते हैं, इन्हें मूल सर्वनाम कहा जाता है। बाकी तो बनाए जा सकते हैं, और भी सर्वनाम हो सकते हैं, लेकिन मूलतः यही 11 सर्वनाम होते हैं। अब देखिए, इनको डिवाइड किया गया है। मैं और तू और वह जो है, इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, ये आगे जाके एक वचन और बहुवचन में, जैसे मैं लिखा है तो मैं एक वचन में है, किसमें है? एक वचन में है। और अगर इसका बहुवचन लिखोगे तो हम हो जाएगा, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। इसका हम जो है, इसका बहुवचन हो जाएगा, तो वो हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे वह लिखा है, तो वह तो एक वचन है। कैसा है? एक वचन है, लेकिन वह का बहुवचन करने के लिए हमें वे लिखना पड़ता है। ये सब चीजें हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिएगा कि मैं तू वह जो होते हैं, ये पुरुषवाचक होते हैं। आप जो होता है वो निजवाचक होता है। सॉरी, निश्चयवाचक संकेतवाचक में यह और वह होते हैं। यह और वह जो होते हैं, ये संकेत करने के लिए होते हैं। जैसे हमने कहा ये बुक, वह पेन, तो इस तरीके से हम इनको संकेत करने के लिए होते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ को अनिश्चयवाचक है, जहां पर कुछ निश्चित ना हो। फिर उसके बाद लिखा है संबंधवाचक, जो या सो। प्रश्नवाचक आपको पता है कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक में आते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। वह पुरुषवाचक में भी होता है, और वह जो होता है वह निश्चयवाचक में भी होता है। लेकिन ये वह जो है, ये संकेत करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? संकेत करने के लिए होता है। और यहां पर जो वह लिखा है, ये वह जो लिखा है वो एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ आ गई कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। सॉरी। संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं। देखिए, संज्ञा के 2 भेद होते हैं। संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। जो संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, वही भेद सर्वनाम के भी होते हैं। किसके? सर्वनाम के भी होते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जहां भी संज्ञा का यूज होता है, संज्ञा के लिए ही सर्वनाम का यूज होता है। किसका यूज होता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो अगर संज्ञा के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब है जहां जहां संज्ञा के जैसे 2 भेद हो जाएंगे, एक वचन और बहुवचन, वैसे ही सर्वनाम के भी 2 भेद हो जाएंगे, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। एक वचन जैसे मैं, तू, यह, वह, ये सब एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। बहुवचन के लिए जैसे हम, तुम, ये, वे, जैसे हम, तुम, ये, वे इत्यादि, ये सब किसमें यूज हो जाएंगे? बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह जाता है और वह देखिए, इससे लिंग से अंतर नहीं होता है। जैसे वह जाता है, तो वह जाता है, यहां पर ये
पुरुष की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पुरुष, यानी पुल्लिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पुल्लिंग की बात की जा रही है। तो पुल्लिंग में भी वह का प्रयोग किया गया है। वह जाती है, जाती है मतलब स्त्री, जाती है मतलब स्त्री, यानी स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। और ये स्त्रीलिंग की बात होने के बावजूद भी, ये स्त्रीलिंग की बात होने के बावजूद भी यहाँ पर वह लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही वह का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? वह का प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम दूसरा नाम भी होता है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 है निजवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम के बारे में हम एक एक करके आगे अध्ययन करने वाले हैं। इन के बारे में हम आगे एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम का। किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले, उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में? जिसके बारे में बात की जाए। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया था, उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां पर जो लिखा हुआ है सर्वनाम में, जो ये लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है इसमें इन्होंने उत्तम पुरुष। क्या लिखा हुआ है? उत्तम पुरुष। दूसरा लिखा है मध्यम पुरुष। ये पुरुष समझ लीजिएगा क्या होता है, मध्यम पुरुष। और फिर उन्होंने लिखा है अन्य पुरुष। क्या लिखा है? अन्य पुरुष। तो देखिए, जो उत्तम पुरुष होते हैं इसमें मेनली आता है आपका मैं और हम आता है। क्या होता है? मैं और हम आता है। यही जो उत्तम पुरुष वाले होते हैं ये बोलने वाले होते हैं। कौन होते हैं? जब भी कोई बात कही जाएगी तो इन्हीं के द्वारा कही जाएगी। किसके द्वारा? उत्तम पुरुष के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तम पुरुष के द्वारा। फिर उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तुम। कौन आता है? तुम। ये जो मध्यम पुरुष में होते हैं ये सुनने वाले होते हैं। कौन होते हैं? सुनने वाले होते हैं। सुनने वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में वह और वे ये शब्द आते हैं। वह एक वचन के लिए और वे बहुवचन के लिए आते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। ये जो है इनको याद रखना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है। किसका व्यक्ति होता है? देखिए यहाँ पर पुरुष वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ पर व्यक्ति। व्यक्ति, देखिए व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। तो स्त्री पुरुष का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष। देखिए ये बात यहाँ पे लिखी है, पुरुष का मतलब केवल पुरुष या मेल नहीं है। पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों है। लिखा हुआ है स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। किसके बदले आते हैं? स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है मैं, हम। मैं और हम, ये बात हम आपको पहले यहाँ पर बता चुके हैं। वक्ता द्वारा यानी जो बोले जाने वाले लोग हैं, खुद के लिए। तुम और आप सुनने वाले के लिए। चाहे तुम का प्रयोग करो या आप का प्रयोग करो। आपको पता है तुम का प्रयोग जनरली हम करते हैं और आप का प्रयोग हम रेस्पेक्ट शो करने के लिए, अपने से बड़े के लिए, सम्मान सूचक के लिए करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए। देखिए जब भी कोई डिस्कशन चलता है, जब भी कोई बात चलती है तो उसमें केवल 3 कंडीशन संभव होती हैं। एक बोलने वाला होगा, कोई बोल रहा होगा, उसके सामने बैठा हुआ सुन रहा होगा। तो जो बोल रहा होगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा, यानी वो मैं या हम होगा।
जो सामने वाला सुन रहा होगा वो तुम या आप होगे, और बात किसी तीसरे के बारे में चल रही होगी। किसके बारे में चल रही होगी? तीसरे के बारे में चल रही होगी। तो वो जो तीसरा होगा, कौन होगा? जो तीसरा होगा उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर आपने कभी सुना हो कि चुगली करने का तरीका, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है किसी दूसरे के बारे में, दूसरे से बोल रहा है, और बोल किसके बारे में रहा है? किसी तीसरे के बारे में। सामने जो बैठा है उसके बारे में तो चुगली करेगा नहीं, तो जो बोल रहा है सामने वाले किसी व्यक्ति से बोल रहा है, तीसरे के बारे में बोल रहा है, तो उसे कहते हैं हम क्या? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, वहां पर हमने केवल एक शब्द लिखा था मैं। क्या लिखा था? मैं। अब मैं से संबंधित जितने भी शब्द हैं, मैं हो, मेरा हो, मुझको हो, मुझे हो, ये सारे शब्द किससे संबंधित हैं? मैं से ही संबंधित हैं। हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी लिखा हुआ था। इसी तरीके से जैसे हम शब्द है तो हम से क्या हो सकता है? हम से हमारा हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारा हो सकता है, हमें हो सकता है, हमारा हो सकता है, हमें हो सकता है, हमको हो सकता है। क्या हो सकता है? हमको हो सकता है। तो ये बदलते रहते हैं जरूरत के हिसाब से वाक्य में, ठीक है। तो ये जो होते हैं, या जैसे मैं से मैंने भी शब्द बन जाएगा, इसमें से क्या बन जाएगा? मैंने, ये शब्द बन जाएगा। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं, और किसी बात को कहने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें ही कहते हैं उत्तम पुरुष। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरा नाम मनवित है, तो ये जो मेरा शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मेरा शब्द लिखा है। ये बात कौन बोल रहा है? ये मनवित ही बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मनवित ही बोल रहा है। इसीलिए उसने किसका प्रयोग किया? मेरा का। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये बात कौन कह रहा है? ये मैं के द्वारा ही कही जा रही है। किसके द्वारा कही जा रही है? हम 2 मित्र हैं। फिर से देखिएगा, यहां पर जो हम लिखा है, ये हम बोलने वाला ही है। कौन है बोलने वाला? अपने बारे में, बोलने वाला अपने बारे में, अपने बारे में और अपने बारे में और अपने मित्र के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? अपने मित्र के बारे में बता रहा है। अपने बारे में और अपने मित्र के बारे में बता रहा है। हमारा घर आस पास में ही है। वही जो है वो अपने दोनों की बात कर रहा है। अपना यानी जो मित्र है उसका, और उसका घर कहाँ है? पास में। मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है। ये बोल कौन रहा है? मुझे बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मुझे ही बोल रहा है कि मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है। मुझको आम मीठे लगते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा मुझको शब्द प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे और मुझको, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। किसके लिए प्रयोग कर रहा है? बोलने वाला अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ये बोलने वाला अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद आता है मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहा जाता है। जैसे यहां पर शब्द हैं तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। ये सारे शब्द तुमसे ही संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तुमसे। तुमसे तू, तुमसे तुम्हें, तू से तुम्हारे, तू से तुमने, तू से, ठीक है। और सम्मान के लिए तुम की जगह हम आपका भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आपका या आपने। किसने? आपने। आपका या आपने। तू इतनी देर तक, उदाहरण देखिएगा, तू इतनी देर तक कहाँ था? तू, क्या लिखा है यहाँ पे? तू लिखा हुआ है, देखिएगा। तुम कहाँ पाए?
तुम कहाँ गए थे, तुम लिखा हुआ है। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम्हें लिखा हुआ है। आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं। देखिए यहाँ पर तुम के सेंस में ही आपका प्रयोग किया गया। किसका? तुम के सेंस में ही आपका प्रयोग किया गया है। बस आपका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखा गया है कि आपको सम्मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे लिखा है तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर है, तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अन्य पुरुषवाचक, जो थर्ड हमने पढ़ा था वो क्या था? अन्य पुरुषवाचक था। क्या था? अन्य पुरुषवाचक था। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। इसमें ये शब्द होते हैं जैसे वे बहुवचन के लिए। किसके लिए? बहुवचन के लिए। वह, यह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि, ये सारे शब्द। उदाहरण देखिए तो ज्यादा समझ आएंगे। वे मैच नहीं खेलेंगे, ये जो वे लिखा हुआ है वह का ही बहुवचन रूप वे होता है। वह का ही बहुवचन रूप क्या होता है? वे होता है। वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कड़ी मेहनत करी, तो उन्होंने वह का ही बहुवचन रूप उन्होंने भी होता है। क्या होता है? उन्होंने भी होता है। उन्होंने कड़ी मेहनत की। वह कल, यहाँ पर तो वह लिखा हुआ है। उसे जाने दो, वह से ही क्या बना है? उसे। वह से ही क्या बना है? उसे जाने दो, उसे जाने दो। उन्हें रोको मत, जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो। वैसे जब आप लोग कॉमा पढ़ेंगे तो इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है, चलो देखो, ये जो लिखा है उन्हें रोको मत, जाने दो। यहाँ पर देखना कॉमा मत के बाद लगा हुआ है। किसके बाद लिखा हुआ है? ये लिखा है उन्हें रोको मत, क्या? रोको मत, जाने दो, जाने दो, ठीक है। अब ये जो कॉमा है यहां पर उन्हें रोको मत, जाने दो, मतलब जाने दो, रोकना नहीं है। अगर इस कॉमा को यहां लगा दो, उन्हें रोको, कॉमा यहां लगा दिया, मत जाने दो, देखिए मीनिंग बदल गया। खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा आज का, ये तो हमने बस ऐसे बता दिया, एग्जाम्पल याद आ गया, सामने लिखा था उन्हें रोको मत, रोको मत, जाने दो। यहाँ पे लिखा है उन्हें रोको मत, जाने दो। कॉमा बदलने से मीनिंग बदल जाता है इसका। ये चलो, ये नहीं हमें बताना था, ये आपको उन्हें रोको मत, जाने दो, ठीक है। इनसे कहिए अपने घर जाएं। इनसे जो ये शब्द लिखा हुआ है ये भी क्या लिखा हुआ है? अन्य पुरुषवाचक। क्या लिखा गया? आप देखते हैं कि यहां पर जो भी बातें कही जा रही हैं इनमें जो शब्द लिखे हैं कर्ता के रूप में वो खुद नहीं बोल रहे, बोलने वाला कोई और है। वे मैच नहीं खेलेंगे, ये वे नहीं बोल रहे, बोलने वाला कोई और है। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, ये बात कोई और कह रहा है इनके बारे में। वह कल विद्यालय नहीं आया था, इनके बारे में कोई और बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं? इनके बारे में कोई और बात कर रहा है। उसे जाने दो, ये भी बात कोई और कह रहा है। तो ये लोग बोलने वाले नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अन्य पुरुष है। क्या है? इनके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? इनके बारे में बात की जा रही है। इनके बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है। और बात कर कौन रहा है? बात कर रहा है जो भी बोलने वाले लोग होंगे वो उत्तम पुरुष होंगे। कौन से लोग होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। किससे बोल रहे होंगे? मध्यम पुरुष से बोल रहे होंगे। किससे बोल रहे होंगे? मध्यम पुरुष से बोल रहे होंगे, ठीक है। बोलने वाले कौन होंगे? उत्तम पुरुष के। सुनने वाले कौन होंगे? मध्यम पुरुष। बात इनके बारे में की जा रही है, अन्य पुरुष के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है? अन्य पुरुष के बारे में, इनके बारे में बात की जा रही है। आगे देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है। अब यहां पर देखिए निश्चयवाचक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निश्चयवाचक। तो निश्चय से ही पता चल जा रहा है कि अगर किसी चीज के बारे में निश्चित का पता चले, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से पता चले। किसके रूप से पता चले? कन्फर्म पता चले। कैसे पता चले? कन्फर्म रूप से पता चले, तो हम उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक कहेंगे। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। किससे रूप से? बस ये वर्ड आपको याद रखना है, निश्चयवाचक। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो और ज्यादा पता चलेगा आपको। जैसे वह मेरा गांव है। वह किसका गांव है? वह मेरा गांव है। तो यहां पर वह जो है वो निश्चय कर रहा है। क्या कर रहा है? निश्चय कर रहा है। क्या कर रहा है? वह मेरा गांव है। यह मेरी पुस्तक है। ये देखिएगा,
यह मेरी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है हमारे हाथ में, ये मेरी पुस्तक है, ये भी निश्चयवाचक है। क्या हो रहा है? निश्चयवाचक है, संकेत किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि निश्चयवाचक जो होते हैं वो संकेत करते हैं। क्या करते हैं? जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इनका दूसरा नाम संकेतवाचक भी होता है। क्या होता है? संकेतवाचक होता है। संकेतवाचक के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाएगा, एक वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा, दूसरा यह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाए? एक वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा और एक यह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये भी हमने आपको बताया था कि वह जो है वो निकटवर्ती को शो करता है। किसको शो करता है? निकट को शो करता है। पास को शो करता है। किसको शो करता है? पास को शो करता है। मतलब जो चीज दूर नहीं है पास में है। किधर है? पास में है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक राधा की है। इसमें वह और यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु को, किसको बताते हैं? निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ये शब्द भी याद रखना है आपको। क्या बताते हैं? संकेत करते हैं। ये शब्द भी आपको याद रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती। जब भी निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया जाएगा तो यह शब्द प्रयोग किया जाएगा। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? सर्वनाम का यह शब्द प्रयोग किया जाएगा। और दूरवर्ती शो करने के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? या आप इससे ये मत कंफ्यूज होना कि ये जो वह लिखा है, वह जैसे हमने आपको बताया था राम के लिए भी वह का यूज होता है, सीता के लिए भी वह का यूज होता है। ये वो सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम संकेत करने के लिए, यह और वह संकेत करने के लिए। तो ये वाले शब्द यहां जो वह लिखा है इस वह से कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग चीज है। ठीक है? ओ धन्यवाद। चलिए तो हम अपने सर्वनाम के जो डिस्कशन चल रहा था इसको हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। विराम इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। तो ये हमने सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, प्रथम भाग कंप्लीट किया है। अब हम दूसरा भाग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप लोग पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं तब तक अगले सेशन में।